चलो भाई देखो, जो 5 क्वेश्चन थे उनके आंसर बता रहा हूँ एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ये दिए हुए हैं। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व जो आ रही है वो आ रही है x-1 का होल स्क्वायर बाय 16 प्लस y-2 का होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। ये पहले का आंसर है। सेकंड, उसने हमें कहा कि -1,0 और 7,0, ये दोनों हमारे पास फोकाई है, इसेंट्रिसिटी 1/2 दी हुई है। और क्या कहा था, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बता दो, ऐसा ही कुछ कहा था। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स उसमें है 3 + 8 cos थीटा, कॉमा 4√3 sin थीटा। ये सेकंड का आंसर है। थर्ड, x² + 6 + y² इक्वल्स टू 1, ये और √5 दिया हुआ है हमारे पास। फाइंड द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट 10, उस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इतना। थर्ड का आंसर है π/6, 5π/6, 5/6, 5π/6, 7π/6 और 11π/6। ये थर्ड, 4 एसेंट्रिक 4 पॉइंट ऐसे होंगे हमारे पास। फोर्थ में उसने कहा है कि एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल वो है 2AB। और फिफ्थ में उसने हमें कहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है, वो आएगा 3√3/4 × AB। ये 5 क्वेश्चन के आंसर है। फटाफट से इसे नोट कर लो आंसर्स तो, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। लिखते भैया आंसर। चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिए 1 + 4 cos थीटा x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमें दी है 2 + 3 sin थीटा। ये कहा है उसने कि हमारे पास x ये है, y ये है। यहां से क्या करो, cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी x - 1/4। यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी y - 2/3। स्क्वायरिंग एडिंग करो, तुम्हारे पास एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो गया। स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो आएगा x - 1 का होल स्क्वायर बाय 16 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। काम खत्म हो जाएगा, एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी एलिप्स में कहा है फोकस दिए हुए हैं -1,0 और 7,0। तो अगर फोकस हमें पता है ये दोनों, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा, वो होगा सेंटर। तो सेंटर ऑफ द एलिप्स के सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं हम। क्या आएंगे, 10 + 10/2 विच इज 3, 10 + 10/2 0। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 0। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं करा। सही है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी 1/2 दी हुई है, हमसे पूछा क्या है कि इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बता दो। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हमें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2AE। सही बात है। और वो इस वाले डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालूंगा, कितना आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, वो आ रहा होगा 8। 10 - 10 8। ई की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 1/2, तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। जब ई सब्स्टिट्यूट करोगे, ए की वैल्यू आ गई 8।
इसेंट्रिसिटी हमारे पास होती है रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जिसमें से हमें ई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मैं यहां से बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ और बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4√3। तो हमारे पास ए आ गया, हमारे पास बी आ गया, हमें क्या करना है, एलिप्स की इक्वेशन लिखनी है, एलिप्स की इक्वेशन, लेकिन एलिप्स का सेंटर कहाँ है, 3,0, सेंटर शिफ्टेड है 3,0 पे, तो x की जगह आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 64, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 48 इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन आएगी हमारे पास, अगर चाहिए हो तो। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होता था, x की वैल्यू आती थी a cos थीटा, x की वैल्यू आती थी a cos थीटा और y की वैल्यू आती थी b sin थीटा। x की जगह क्या डालूंगा, x माइनस 3, तो आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू a 8 cos थीटा, और यहाँ पे आएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू 4√3 sin थीटा। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 प्लस 8 cos थीटा, कॉमा यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4√3 sin थीटा, यही आंसर बोला होगा। ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, जो भी चाहिए हो। सेकंड क्वेश्चन नोट कर लो, कोई डाउट हो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वरना टर्न लिख दो। आसान है सेकंड क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं है, बस शिफ्टेड है एलिप्स, तो ये जरा सा ध्यान रखना होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर। डन समझो मैं सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है हमें, देखो थर्ड क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि एसेंट्रिक एंगल बताना है, एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाय 6 y स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब a की वैल्यू है √6, b की वैल्यू है √2, चाहिए होगी तो यूज कर लेंगे। सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है √5, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, √6 cos थीटा कॉमा √2 sin थीटा, a cos थीटा, a cos थीटा, b sin थीटा। इसका इस पॉइंट का सेंटर, सेंटर कितना है 0,0, इससे डिस्टेंस दिया हुआ है √5, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सीधे, 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर तो आएगा 6 cos स्क्वायर थीटा, 10 माइनस 10 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5। √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ रूट होता था, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो इस cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, तो 6 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा बनेगा, प्लस ये भी है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा हमारे पास। यहां से 4 साइन स्क्वायर थीटा बना इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 5 आया, तो उधर जाके -1 बन जाएगा हमारे पास। तो साइन थीटा की वैल्यू, एक मिनट रुको, 6 4 इधर भी ये माइनस में होगा तो +1 बन जाएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है +-1/2। साइन थीटा की वैल्यू +-1/2, इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता था π/6। चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखूंगा तो पाई माइनस π/6, पाई प्लस π/6 और 2π माइनस π/6। 1 2 3 4, ये 4 एंगल हमारे पास आंसर आ जाएंगे। और भी आ सकते हैं, अगर जनरल सॉल्यूशन लिख दो तो चलता रहेगा, 0 से 2π में लिखा है इसलिए मैंने ये लिखा है। एसेंट्रिक एंगल जनरली 0 से 2π, एक ही रेवोल्यूशन लेते हैं, बार बार थोड़ी एलिप्स बनाएंगे हम। ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन, नोट कर लो, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, सिंपल था बहुत। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखे, सेंटर ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, √5 के बराबर रख दिया, सिंप्लीफाई करा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू +-½ आई, तो हमने क्या करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट के 4 आंसर दे दिए, यही चारों आंसर है। प्रशांत क्लियर हो गया?
बढ़िया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स दिस। ये हमारे पास एलिप्स है, उसने का एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना चाहते हैं। प्रोवाइडेड रेक्टेंगल का एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम। जरा इस पॉइंट को मान लो P Q R S, इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट है A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, एलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है। मुझे ये बताओ, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया इंटू 4 कर लूं, काम बन जाएगा? यस और नो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। इस रेक्टेंगल का एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिमेट्रिक फिगर है तो काम बन जाएगा, गारंटेड। यस और नो? इसमें ये वाली जो डायमेंशन है, ये वाली जो डायमेंशन है, ये कितनी है? ये है B sin थीटा। और ये वाली जो डायमेंशन है, ये कितनी है? A cos थीटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आएगा हमारे पास? A cos थीटा इंटू B sin थीटा इंटू 4। 4 क्यों करा? क्योंकि पूरा चाहिए मुझे, 1 2 3 4। A cos थीटा इंटू B sin थीटा, तो इतना आया, इंटू 4 करा, 4 हो गया। ये टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS आया। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? 2AB sin 2 थीटा। क्या करा मैंने? साइन थीटा कॉस थीटा और एक 2 ले लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिया मैंने। अब मुझे चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसकी क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। ए तो वेरी करेगा नहीं क्योंकि एलिप्स फिक्स्ड है, बी तो वेरी करेगा नहीं, एलिप्स फिक्स्ड है। वेरी कौन करेगा? ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है? ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है? 1 लेता है या नहीं? साइन 2 थीटा, साइन थीटा, साइन पाई, कोई भी साइन 1 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? 2AB। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? 2AB। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? कोई डाउट? फोर्थ में कोई डाउट हो तो बता सकते हो, और नोट करके डन लिख दो फिर। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि एक एलिप्स है हमारे पास ऐसा, और वो कह रहे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा इंस्क्राइब करा है हमने, सच दैट ये वर्टेक्स कोइंसाइड करता है एंड ऑफ मेजर एक्सिस से, यही कहा था। तो ये पॉइंट हो जाएगा A, 0। ये इसको ले लेता हूं A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, तो ये हो जाएगा A cos थीटा कॉमा माइनस B sin थीटा। ऐसा ही होगा। ट्रायंगल को नाम दे देता हूं, मान लो PQR दे देता हूं, PQR। तो ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमाइज करना है, तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? QR, इंटू हाइट, हाइट होगी ये वाली वैल्यू h, इसको h ले लेता हूं, h विच इज हाफ इंटू QR। QR कितना होगा? 2B sin थीटा।
देखो बी साइन थीटा ऊपर है, ये बी साइन थीटा, इसी को डबल कर लो 2b साइन थीटा इंटू एच। एच कितना होगा जरा इसको ध्यान से देखना। एच के लिए ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये है a cos थीटा, ये वाला डिस्टेंस, और पूरा डिस्टेंस था a, तो आ जाएगा a माइनस a cos थीटा। ये पूरा डिस्टेंस a था, a में से a cos थीटा हटा दिया तो h आ गया। तो मेरे पास ये बना, ये तो कैंसिल हो गया, अच्छी बात है, a कॉमन आ गया, तो a इंटू बी इंटू साइन थीटा, और इधर बना 1 माइनस कॉस थीटा, ये बना मेरे पास इन टोटल। सही है। और अगर 2 को रखे रखो तो साइन 2 थीटा में चल जाएगा। देखो इधर इस 2 को कैंसिल ना करो तो बाहर 2 ए बी बाई 2 आएगा और अंदर आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ऐसे कर लो इसको। ये 2 कैंसिल नहीं करोगे तो बाहर कॉमन आएगा a इंटू बी बाई 2, ये 2 साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर बनेगा 2 साइन थीटा। ये इसको डेरिवेटिव लेना ज्यादा आसान होगा इसलिए ऐसे लिखा है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या लेते थे, डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास कोई फंक्शन ऑफ थीटा बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव या एरिया ही लिख लेता हूँ, एरिया ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी ए बाय डी थीटा ले रहा हूँ, तो ये ए बी बाय 2 तो बाहर पड़ा रहेगा, 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा इंटू 2। इस डेरिवेटिव को करूंगा 0। जैसे इसको 0 करा मेरे पास आया कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। जैसे इसको 0 करूंगा तो ये मेरे पास ये आएगा। डेरिवेटिव 0 क्यों कर रहा हूँ, ये हमें ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है बेसिक मैथ्स में कि डेरिवेटिव लेके 0 करते हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है मैक्सिमा मिनिमा वाला। सही है। अब यहां से कॉस थीटा, तो इसको लिख लेता हूँ कॉस थीटा और इसको लिख लेता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, बता सकते हो क्या वैल्यू आ रही है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है ये बता सकते हो, एक 1 आ रही होगी और एक माइनस हाफ आ रही होगी। देखो एक बार ध्यान से, एक 1 आ रही होगी और एक माइनस हाफ आ रही होगी। यही आ रही है, यस और नो। फैक्टराइज करोगे दो फैक्टर बन रहे होंगे, 2 cos थीटा प्लस 1 और cos थीटा माइनस। अब देखो अगर cos थीटा, अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मैक्सिमम देगा। इसको देखो अगर cos थीटा 1 हो गया, ध्यान से देखो यहाँ पे cos थीटा को 1 डालना, कितना आंसर आ रहा है एरिया का, एरिया था ना, यहाँ पे cos थीटा को 1 डाल दो, कितना आ रहा है आंसर एरिया का, 0 आ रहा है या नहीं। इसका मतलब ये तो मिनिमम वाली वैल्यू देगा, 0 तो मिनिमम, इसका मतलब यहां से जो वैल्यू मिलनी है वो मेरी मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी। यहां से जो वैल्यू, वैसे हम सेकंड डेरिवेटिव से भी चेक करते हैं लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 डाल के देख लो, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ से एरिया आ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, वो तो चाहिए नहीं हमें। मैक्सिमम के लिए cos थीटा को क्या डाल दोगे, माइनस हाफ डाल दोगे, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। cos थीटा -1/2 किस एंगल पे होता है बोलो जरा मुझे, cos थीटा -1/2 किस एंगल पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। वैसे ही होता है 60 डिग्री, मतलब π/3, पाई माइनस π/3 ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 2π/3। इसको एरिया में डाल दो तो आएगा, एरिया हमारे पास आएगा a इंटू बी इंटू साइन 2π/3 1 माइनस कॉस 2π/3। तो a इंटू बी साइन 2π/3 कितना होता है हमारे पास, √3/2, और यहां से आ जाएगा 1 + 1/2, क्योंकि cos की वैल्यू माइनस हाफ थी, तो 3√3/4 बनेगा, 3√3/4 बनेगा AB। यही आंसर बोला था। स्क्वायर यूनिट्स आगे लगा देना जहां भी एरिया की बात करोगे, पिछले सवाल में भी जब भी एरिया की बात होगी स्क्वायर यूनिट्स जरूर लगा देना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। एलिप्स दी हुई थी, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिए, एक और क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के नीचे हैं तो बी वाला कोऑर्डिनेट माइनस, मतलब वाई वाला -y हो गया, बाकी सेम रहा।
इसका एरिया लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इसको ले लिया क्यू आर, हाइट ले लिया एच। क्यू आर की वैल्यू आ गई 2b साइन थीटा, क्योंकि ये वैल्यू b साइन थीटा, इसका डबल कर लिया। एच की वैल्यू पूरा डिस्टेंस ओपी, ओ से ले लो, ओपी कितना था a, और ओ एम, ये पॉइंट m ले लो, ओ एम कितना था a cos थीटा, तो a में से a cos थीटा हटाया बचा h, a में से a cos थीटा हटाया बचा h। सिंप्लीफाई करा, इसको 2 को मैंने कैंसिल करा, तुम मत करना, 2 साइन थीटा को अंदर ले जाना, a बाहर आ जाएगा कॉमन, a भी बाहर आ गया, 2 साइन थीटा जब अंदर गया स्टेप पे आ जाओगे, देखो ये 2 साइन थीटा, ये 1 रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो साइन 2 थीटा बनेगा। ये स्टेप क्यों लिखा है, डेरिवेटिव लेना आसान है इसलिए, तुम यहां से भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव लिया, 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा, ए भी तो बाहर पड़ा रहेगा, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू चेन रूल के हिसाब से 2 और आ गया, क्योंकि अंदर थीटा की जगह कुछ और था तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसको डेरिवेटिव को रखा 0, डेरिवेटिव को 0 रखने से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम मिलता था, तो 0 रखते ही हमारे पास ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर आ गया। कॉस 2 थीटा को रखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बनी, कॉस थीटा की 2 वैल्यूज आ गई, इनमें से एक वैल्यू आई 1, एक वैल्यू आई माइनस हाफ। इसको मैं सेकंड डेरिवेटिव से भी पता लगा सकता हूँ कौन मैक्सिमम मिनिमम है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा जैसे ही 1 वैल्यू ले रहा है, मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि एरिया कितना आ रहा है 0। कॉस थीटा 1 वैल्यू लेगा तो एरिया 0 आएगा, और 0 एरिया की मिनिमम वैल्यू होगी ना कि मैक्सिमम। मुझे क्वेश्चन में मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या वैल्यू लेके चलूंगा, कॉस थीटा की माइनस हाफ। कॉस थीटा की माइनस हाफ वैल्यू ली, तो मैंने एंगल क्या लिया, पाई माइनस पाई बाय 3 सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से, पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 एंगल आया, 2 पाई बाय 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, साइन 2 पाई बाय 3 होता है रूट 3 बाय 2, इसको माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट करा तो 1 प्लस 1 बाय 2 हो गया, सिंप्लीफाई करा आंसर आ गया, यही मेरा गिवन आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट पूछना हो पूछ सकते हो, नहीं तो चैट बॉक्स में नोट करके डन लिख देना। नोट कर लो, नोट करके डन लिख देना। चलो, ये 5 क्वेश्चन थे हमारे पास, ये क्वेश्चन हो गए डन। आगे बढ़ते हैं। लिखो हेडिंग, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स, एलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी एलिप्स की, एरिया, एरिया ऑफ एलिप्स। वैसे तुमने पढ़ा भी होगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एस पाई ए बी। एरिया ऑफ एलिप्स कितना होता है, पाई ए बी। स्क्वायर यूनिट्स लगा लेना, वो तो रहता ही है हमेशा। सेकंड, एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी। निकालते इंटीग्रेशन से, वो पता नहीं है तो अभी प्रूफ की जरूरत नहीं है, 12th में अपने आप कवर हो जाएगा। ए और बी को बराबर रखोगे तो क्या बनेगा, पाई ए स्क्वायर, जो कि तुम सर्कल बोलते हो। पहले भी बताया था कि अगर ए और बी बराबर हो जाते हैं तो एलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर्कल में, तो ये सर्कल बन जाएगा फिर पाई ए स्क्वायर, वो पाई आर स्क्वायर तुम बोलते ही हो ऑलरेडी। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, पहला एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया एनक्लोज, जो एलिप्स जो है वो एरिया जो एनक्लोज करती है, ये वाला एरिया पूरा, ये कितना आता है, पाई ए बी। दूसरी प्रॉपर्टी देखना, पहचानते हो, एक एलिप्स है, दूसरा उसका ऑक्सिलरी सर्कल है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 3 पॉइंट लिए एलिप्स पे, ए बी सी, तो एक एबीसी ट्रायंगल बनेगा ये,
ए बी सी, ये ट्रायंगल बना। और एक ट्रायंगल बनेगा जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आ रहे होंगे उस पे। अरे यार थोड़ा सा गलत बना दिया, रुको नई फोटो बना रहा हूँ। ये आ गया, ये आ गया। वो कह रहा है कोई 3 पॉइंट ले लो एलिप्स पे, ये 3 पॉइंट ले लिए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 पॉइंट हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल पे आ रहे होंगे, ये वाले और ये वाले। इन तीनों को भी कर दो ज्वाइन, ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे तुम्हें। एक ट्रायंगल है मान लो पी क्यू आर, और एक है ए बी सी। समझ गए कौन से ट्रायंगल है? 3 पॉइंट है एलिप्स पे पी क्यू आर, और उन्हीं के 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऑक्सिलरी सर्कल पे होंगे, पी का ये क्यू का, वो भी एक ट्रायंगल बनाएंगे। इन एरियाज ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ए बी सी इज बी बाय ए, सेमी माइनर एक्सेस बाय सेमी मेजर एक्सेस। ये कह रहे हैं 3 पॉइंट है इलिप्स पे, उनका ट्रायंगल बनाया, एरिया लिया, उन तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे आ रहे होंगे एबीसी, उनका ट्रायंगल का एरिया लिया। तो पी क्यू आर बाय एबीसी का जो ट्रायंगल के रेशियोज होंगे एरिया के, वो होंगे बी बाय ए, सेमी माइनर एक्सेस बाय सेमी मेजर एक्सेस। ये क्यों लिखवाया? क्योंकि एलिप्स बदल गई तो बी और ए बदल जाएंगे ना, उस टाइम पे ए बड़ा होगा तो वो ए बाय बी बन जाएगा, इसलिए इसको देखना। नहीं तो ऐसे याद रखना, मुझे ये बताओ पी क्यू आर और एबीसी में से छोटा कौन होगा हमेशा? पी क्यू आर अंदर है तो छोटा होगा, एबीसी बाहर है तो बड़ा होगा। क्या कहते हो? ऐसे भी इसको मेमोराइज कर सकते हो कि छोटू अपॉन बड़ू। समझे या नहीं बात को? छोटू अपॉन बड़ू। तो सेमी मेजर एक्सेस अपॉन सेमी माइनर एक्सेस, तुम चाहो तो उसे, सॉरी, माइनर एक्सेस अपॉन मेजर एक्सेस ऐसे भी याद रख सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेमी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2b बाय 2a भी तो यही रहेगा 2 कैंसिल होने के बाद। सेकेंड प्रॉपर्टी में किसी को डाउट हो तो बताओ चैट बॉक्स में लिख के, नहीं तो नोट कर लो। स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, बस ये याद रख लो। प्रूफ डिटर्मिनेंट से एरिया निकालते हैं, उससे आएगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अभी पता नहीं है तो अभी याद रखनी होंगी। वैसे तुम्हें सारे ये जो पी क्यू आर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, अल्फा बीटा गामा अगर ले लूं पैरामीट्रिक, और ये तीनों भी पता होंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट से अगर प्रॉपर्टीज पता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली आ जाता है, उससे जल्दी से प्रूव भी कर सकते हो। तो 12th में पता चल जाएगी, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी फिलहाल के लिए नोट कर लो, नोट करके डन लिख। थर्ड प्रॉपर्टी, सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। सुनिए ये प्रॉपर्टी, ये सुनो। सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। सुनिए ये प्रॉपर्टी, ये सुनो। बिल्कुल डिट्टो पैराबोला में थी, डिट्टो इलिप्स में वैलिड है, तब भी बताया था कि आगे दोबारा आएगी। इसके बारे में और कुछ नहीं बोल रहा, हम ऑलरेडी सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम क्या होते हैं। सेमीलेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। लिख देता हूं, फिर भी कहते हो तो 1 बाय एस पी 1 बाय एस क्यू इज 2a बाय बी स्क्वायर।
1/SP। सेमी लेटस रेक्टम का बी स्क्वायर बाई ए आता था, याद करो। 2b² बाय होता था, उसका हाफ करोगे, लेटस रेक्टम की लेंथ का हाफ, b² बाय ए। और एसपी और एसक्यू क्या है हमारे पास, ये अगर एलिप्स है हमारे पास, ये फोकल कॉर्ड है, ये एस, ये पी, ये क्यू। ये सेगमेंट्स होते थे, एक सेगमेंट L1 इसको बोलते थे, एक सेगमेंट इसको बोलते थे L2। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती थी हमारे पास, 2b² बाय ए। तो सेमी है, सेमी का मतलब उसको आधा कर लोगे तो ये b² बाय ए दिखाई दे रहा है तुम्हें। सेमी, सेमी का मतलब आधा होता था, लिख लो इसको, ऐसे लिखना है। थर्ड प्रॉपर्टी सेम है जो पैराबोला में भी लिखी थी हमने, इस वाले डायग्राम की तो जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ, सर्कल described on focal length as diameter always touches। बताओ जरा पैराबोला में क्या होती थी ये प्रॉपर्टी, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ एज डायमीटर। फोकल लेंथ का मतलब फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ का मतलब है फोकल डिस्टेंस। फोकल लेंथ लिखा हो, फोकल डिस्टेंस लिखा हो, फोकल रेडियाई लिखा हो, सब एक ही चीज है, सेम। फोकल कॉर्ड की लेंथ अलग होती है, फोकल लेंथ अलग होती है। फोकल लेंथ मतलब फोकस का पॉइंट से डिस्टेंस, फोकल कॉर्ड मतलब पूरी की लेंथ। तो पैराबोला में हमने लिखा था, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ एज डायमीटर ऑलवेज टचेस द टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये लिखा था। इसमें क्या लिख रहे हैं, ऑलवेज टचेस ऑक्सिलरी सर्कल, ऑलवेज टचेस ऑक्सिलरी सर्कल। फोटो बनाने की कोशिश करता हूं, पता नहीं सही बनेगी कि नहीं। क्या कह रहा है वो, फोकल लेंथ को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बनाओगे अगर, ये मान लो फोकस है, ये मान लेते हैं पॉइंट है, फोकल लेंथ ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है S, इसको डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बना देते हैं ऐसा। वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल को करेगा टच, टच करा दो ऑक्सिलरी सर्कल को ऐसे, ये कह रहे हैं हम। ये क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल। फोकल लेंथ मतलब फोकल रेडियाई, देखो ये तीनों में से कोई भी टर्म मिल सकती है, फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस, फोकल रेडियाई, तीनों एक ही चीज होती है, इसको बोलते हैं पॉइंट का फोकस का डिस्टेंस। तो वो कह रहा है इसको डायमीटर लेते हुए जब भी सर्कल बनाओगे तो ये दूसरे बाहर वाले सर्कल को टच करेगा। अंदर वाले सर्कल की इक्वेशन पता है, बाहर वाले की इक्वेशन पता है, प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हो, इंटरनल टचिंग वाला सर्कल का केस याद होगा तुम्हें, R1 R2 C1 C2 इज R1 माइनस R2 का मॉड। लेकिन प्रूफ की फिर से बता रहा हूँ, कोई खास जरूरत है नहीं, जहां जहां जरूरत होगी मैं खुद ही बताता रहूंगा। ये चार प्रॉपर्टीज एज इट इज तुम्हें याद रखनी है, बना लो, फोटो भी बना लो, चाहो तो लिख लो। वहां टेंजेंट एट वर्टेक्स होता था, यहाँ ऑक्सिलरी सर्कल बन गया। चार प्रॉपर्टीज फिर से एक बार बोल रहा हूँ, चारों। पहली प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स होता है, पूरा एरिया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। दूसरी प्रॉपर्टी, एलिप्स के पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा और ऑक्सिलरी सर्कल उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, जो 3 पॉइंट लिए हैं, 3 पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे मिलेंगे, उनसे एक ट्रायंगल बनेगा, दोनों का रेशियो है मेजर एक्सेस अपॉन माइनर एक्सेस की लेंथ। सेमी मेजर अपॉन सेमी माइनर बोल दो या B/A बोल दो, बात एक ही। तीसरा, सेमीलेटर सेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल कॉर्ड, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम पैराबोला में। फोर्थ प्रॉपर्टी भी पैराबोला जैसी ही है, उसमें यहाँ पे टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता था, ये यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है, बस इतना फर्क है।
आ जाओ। इस पे क्वेश्चन एक साथ ही लिखवा लूंगा बाद में, है ना। अब बात कर रहे हैं लाइन एंड एन एलिप्स। लाइन एंड एन एलिप्स, याद है तुम्हें यही टॉपिक हमने सर्कल में पढ़ा था, लाइन और सर्कल का। यही टॉपिक हमने एलिप्स में पढ़ा था, सॉरी पैराबोला में पढ़ा था। यही टॉपिक हम किस में पढ़ रहे हैं, एलिप्स में। एक एलिप्स है, उसको एक लाइन बाहर से भी जा सकती है, टच करते हुए भी जा सकती है और इंटरसेक्ट करते हुए भी। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इसके लिए डी ग्रेटर देन 0 और इसके लिए डी लेस देन 0। टॉपिक याद आ गया? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के बताओ। थोड़े दिनों पहले पैराबोला में पढ़ा था, उससे पहले हमने सर्कल में पढ़ा था, सेम टॉपिक। अब आगे का चैप्टर फिर से क्या चलेगा, सेम चलेगा बिल्कुल। क्या करते थे यहाँ पे, अब अगली चीज मैं क्या करूंगा बताओ जरा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, बिल्कुल सही लिखा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन लूंगा। y और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एलिप्स लूंगा। यहां से y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दूंगा, तो ऐसा कुछ बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कर दोगे 0। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है हमें। टेंजेंट के लिए क्या करना होता था, डिस्क्रिमिनेंट 0 करना होता था। डायरेक्ट वैल्यू लिख दो c की, इस प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सी की वैल्यू आती थी ना, याद हो तो जगह जगह पे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यही कर रहा था हर जगह, यही कर रहा था, सर्कल में भी, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी यही करा है। y की वैल्यू उठाई, यहाँ डाल दी, x में क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट 0, कंडीशन मिल गई, c की वैल्यू मिलती। अरे ध्यान से इस कंडीशन में a इक्वल्स टू बी रख के देखना, a इक्वल्स टू बी रख के देखना। अगर इस कंडीशन में a इक्वल्स टू बी रखता हूं तो c की वैल्यू प्लस माइनस a रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसी नहीं दिख रही सर्कल वाली, बताओ यस और नो। b की जगह भी a रख दो, ए स्क्वायर बाहर आएगा, a बनेगा। c इज इक्वल टू प्लस माइनस a रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर से a और b जब बराबर होते थे वो क्या बनता था, सर्कल। देखो जगह जगह पे यही दिख रहा है ना हमें। एलिप्स का ही एक स्पेशल केस है सर्कल, लेकिन उसकी एप्लीकेशन ज्यादा है, इसलिए उसे एक चैप्टर बना के पढ़ा है हमने। c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसको याद रखोगे ऑलवेज। लेकिन ये वैलिड कब होगी, दोनों में से कौन सी एलिप्स के लिए वैलिड होगी बताओ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? बिल्कुल सही लिखा है, बोथ। क्योंकि दोनों की इक्वेशन तो यही होती है ना, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं, सिर्फ फोटो बनाने में फर्क होगा, इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं होगा। तो कंपैरेटिवली पैराबोला से तो आसान हो गया ये चैप्टर, क्या कहते हो? पैराबोला में चार चार कंडीशन सी की याद करी थी, चारों के लिए अलग अलग। इसमें तो ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, मानते हो या नहीं? पैराबोला में अलग अलग आई थी चारों में, टेंजेंट की इक्वेशन भी चारों की अलग अलग, पैरामेट्रिक में भी, स्लोप फॉर्म में भी, टेबल बनाते थे जगह जगह, नॉर्मल के लिए भी। यहाँ तो कोई ऐसी टेबल बनेगी नहीं। चलो इसको नोट करो, डन लिखो, आगे चलेंगे फिर जिंदगी में। आ जाओ। अब इसके बाद क्या पढ़ते थे हम, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बाद आगे बिल्कुल डिट्टो चलने वाला है चैप्टर, बिल्कुल डिट्टो। बताओ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बाद हम क्या पढ़ते थे, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बाद हम क्या पढ़ते थे? बिल्कुल सही, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो भी तीन तरीकों से। पहला पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में क्या करते थे, t इज इक्वल टू 0 करते थे, याद है? तो मैं क्या करूंगा, x x1 बाय ए स्क्वायर, y y1
बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही नहीं बन जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? अगर कोई एलिप्स है किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट बनाया, बोलो यस और नो। वो t इज इक्वल टू 0 से मिल जाती थी ये पॉइंट x1 y1। इससे दूसरा हम बोलते थे पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते थे बोलो, x1 की जगह पे डालते थे a cos थीटा, y1 की जगह पे डालते थे a b sin थीटा। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा। तो x1 की जगह पे a cos थीटा डालूंगा तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, x cos थीटा बाय a y sin थीटा बाय b इक्वल्स टू 1। याद आ गया? तीसरा हम पढ़ते थे स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या होती थी हमारे पास? स्लोप फॉर्म तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही होती थी। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ये क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ये तीनों एज इट इज हर चैप्टर में पढ़ी है हमने। सर्कल में, पैराबोला, एलिप्स। यस और नो, यस या नो लिख के बताओ पहले मुझे, एग्री करते हो बिल्कुल सेम है ये? जब हमने इसको पहली बार यहाँ तक ये टॉपिक, ये जितना टॉपिक ये लिखा हुआ है, जब हमने पहली बार पढ़ा था तो हमें एक पूरा लेक्चर लगा था, याद करो। सर्कल के टाइम पे एक पूरा लेक्चर लगा था। पॉइंट फॉर्म डिराइव करी थी, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करी थी, फिर पैरामेट्रिक, फिर स्लोप, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये सब एक से भी ज्यादा ही ना लग गया। जब हम उस पे आए थे पैराबोला पे, तो हमें आधे से भी कम लगा था, बल्कि उससे भी कम ही लगाओ, 15-20 मिनट। और आज कितना लगा, 5 ही मिनट लगे, क्योंकि ये बार बार, अभी हाइपरबोला में भी सेम चलेगा, बिल्कुल डिट्टो। बस तुम्हें उनके अपने अपने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सबके अपने अपने होते हैं, वो याद रखने। पॉइंट फॉर्म में स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैरामीट्रिक, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से है। अब इसके बाद क्या करते थे, अब तुम बताओगे आगे का टॉपिक सारा। जैसे ही ये पढ़ लेते थे, इसके बाद क्या करते थे बोलो? यहाँ पे लिखते थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पेयर ऑफ टेंजेंट से पहले यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखते थे ना, सबने पेयर ऑफ कांटेक्ट लिखना शुरू कर दिया। हाँ, पेयर ऑफ टेंजेंट से पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख लो। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी, कॉमा माइनस प्लस बी स्क्वायर बाय सी। जिसमें सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही वाली सी की वैल्यू जो निकाली थी, ए स्क्वायर एम बाय सी, कॉमा बी स्क्वायर बाय सी, प्लस माइनस। अब ये देखो दो पॉइंट आएंगे, एक बार प्लस के साथ माइनस लोगे और एक बार माइनस के साथ प्लस लोगे, दो ही पॉइंट आएंगे, चार मत चिप बना लेना इसको। जब मैंने ऑर्डर रिवर्स करके लिखा है ना, तो इसका मतलब इसके प्लस के साथ ये माइनस, इसके माइनस के साथ ये प्लस। देखो अगर ये एलिप्स है तो एक स्लोप के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, दो ही तो हो सकते हैं, एक इधर को और एक इधर को। यही दो टेंजेंट हो गए हमारे पास, एक प्लस माइनस से मिलेगा और एक माइनस प्लस से। इतना लिख दो। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वरना डिट्टो चैप्टर आगे चलने वाला है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सही है, बिल्कुल सेम है। आज अब मैं तुम्हें वो भी लिखवा देता हूँ जो तुम बड़े शौक से कह रहे थे, पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या करें, S S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, बार बार तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी कर ही चुके हैं हम। S S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, किसी एलिप्स पे बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे ऐसे, और इनकी इक्वेशन कैसे आएगी, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सीधे क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार 4 बार प्रोसेस देख ही चुके हैं।
अच्छा तो मुझे अब ये बताओ, इसके बाद क्या होता था? पेयर ऑफ टेंजेंट लिख लिए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट बिल्कुल सही लिखा है। इसके बाद आता था पहले टेंजेंट की प्रॉपर्टीज, फिर नॉर्मल। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट आती थी। आ जाओ, पहली प्रॉपर्टी लिखो। पहली प्रॉपर्टी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट लाइज ऑन, बोलो भाई, फुट ऑफ पैराबोला में क्या पढ़ा था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी टेंजेंट अपॉन एनी, सॉरी, फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट लाइज ऑन, बोलो क्या कहते हो पैराबोला के लिए? पहले टेंजेंट एट वर्टेक्स, बिल्कुल सही। तो पैराबोला में टेंजेंट एट वर्टेक्स होता था, तो यहाँ क्या बन जाएगा? तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, देखो इस वाली प्रॉपर्टी में भी क्या होता था? फोकल कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही। फोकल कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, यहाँ पे भी टेंजेंट एट वर्टेक्स की जगह क्या आ गया था? ऑक्सिलरी सर्कल। सेम यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ऑक्सिलरी सर्कल। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी टेंजेंट लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। फोटो बना लेता हूं एक। ये आ गया टेंजेंट हमारे पास, ऑक्सिलरी सर्कल। देखो भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी फोकस, ये एक फोकस ले लेता हूं, तो ये एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इधर एक फोकस ले लेता हूं, तो ये एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये एस मान लो, ये एस डैश मान लो, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पी डैश मान लेते हैं। वो क्या कह रहा है? फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराओगे अगर किसी टेंजेंट पे, तो वो हमेशा किस पे लाया करेगा? ऑक्सिलरी सर्कल पे। और यही तो वो सर्कल वाली प्रॉपर्टी है, पिछली सेम प्रॉपर्टी। समझ आ गई? यस और नो जल्दी से लिख के बताओ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। चलो नोट करते रहो। सेकेंड प्रॉपर्टी इसी फोटो से समझना, सेकेंड प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड है। वो कह रहा है ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स है, ये जो दो परपेंडिकुलर गिराए हुए हैं मैंने, पीएस और पीएस डैश, मान लेता हूँ इसको P1 बोल देता हूँ, परपेंडिकुलर वन, और इसको बोल देता हूँ P2। तो P1 इंटू P2 इज बी स्क्वायर। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या है? फोकस का उससे डिस्टेंस। तो दोनों फोकस का जो डिस्टेंस होगा टेंजेंट से, ये P1 और ये P2, तो P1 इंटू P2 कितना होता है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब सेमी माइनर एक्सेस का होल स्क्वायर, सेमी माइनर एक्सेस का होल स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट, ये प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट इज इक्वल्स टू सेमी माइनर एक्सेस का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर। दोनों सेम डायग्राम से चल जाएगा काम।
तीसरी प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स, लिखो तीसरी प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, टेंजेंट्स एट द extremities of latus rectum, tangents at the extremities of latus rectum passes through the corresponding foot of directrix on major axis, the corresponding foot of directrix on major axis। टेंजेंट देखो, फोटो बनाता हूं, फोटो से ज्यादा क्लियर होगा। ये एलिप्स है हमारे पास, वो क्या कह रहा है, लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम है, इसके एक्सट्रीमिटीज पे जो टेंजेंट बनाओगे इधर और इधर, वो हमेशा पास करेंगे डायरेक्ट्रिक्स के फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन मेजर एक्सिस। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है हमारे पास, एक्सिस। तो लेटस, ये क्या है हमारे पास, ये है लेटस रेक्टम, ये क्या है हमारे पास, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे जब तुम टेंजेंट बनाओगे तो वो कहां जाके मीट करेंगे, वो मीट करेंगे इस पॉइंट पे जहां पे डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को मीट करती है। क्लियर हुआ, यस और नो? ये तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हो, नोटबुक में पहुंच गई हो तो डन लिख दो। एक ही प्रॉपर्टी हो रहा है, चार ही प्रॉपर्टीज हैं टोटल। कोई डाउट पूछना हो तीनों में से किसी में तो पूछ सकते हो। अभी फिलहाल नोट कर लो, चलो एक और लिखवा देता हूँ फिर अनम्यूट कर दूंगा तुम। हिमांश कह रहा है सेकंड दोबारा बता दो। सेकंड में कुछ नहीं है, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराए थे, इनकी लेंथ का प्रोडक्ट, ये वाली लेंथ पी डैश एस डैश और ये वाली लेंथ पी एस, इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो बी स्क्वायर आएगा, इतना पूरा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहली प्रॉपर्टी में बोला था कि फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो ऑक्सिलरी सर्कल पे होगा। दूसरी में बोला है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराए हैं तुमने, उनकी लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। तीसरी में बोला है कि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे जब तुम दो टेंजेंट बनाओगे तो वो कहां मीट करेंगे, जहां पे डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस मीट कर रहे हैं। ये तीन प्रॉपर्टी बोली है। फोर्थ, अब देखो एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि ये ए ग्रेटर देन बी के लिए या बी ग्रेटर देन ए के लिए। मैंने बहुत पहले ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब कहीं भी ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए का रूल नहीं आएगा, डायरेक्टली चलती रहेगी हमारे पास आगे का चैप्टर, डिट्टो सेम है। तभी यहाँ पे मैंने स्पेशली लिख दिया है सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। जिस जिस प्रॉपर्टी में आएगा मैं खुद ही लिख रहा हूँ, क्योंकि ए बी अलग हो जाएगा उसमें, तो इसको ऐसे याद रख लो। लेकिन इन जनरल क्योंकि इक्वेशन सेम है, इसलिए कोई भी चीज आगे की बदलेगी नहीं, जहां बदलेगी मैं खुद बता दूंगा। तो उसमें बार बार ये मत पूछो कि ए ग्रेटर देन बी के लिए या बी ग्रेटर देन ए के लिए, दोनों चीजें सेम चल रही है। चलो लास्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, लिखो तुम लिखो, length of tangent between the point of contact, length of tangent between the point of contact and the point, length of tangent between the point of contact and the point where it meets the directrix, and the point where it meets the directrix। ये प्रॉपर्टी सुनिए पहले, बोलो यस और नो, पहले इतना बताओ मुझे। Length of tangent between the point of contact and the point where it meets the directrix subtends right angle at the focus, subtends right angle at the focus।
ये हमने पैराबोला में डिट्टो सेम प्रॉपर्टी लिखी हुई है। लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट of contact and the point where it meets directrix subtends right angle at the focus, दोनों साइड। length of tangent between the point of contact and the point where it meets the directrix subtends right angle at the focus, लिखी हुई है ये प्रॉपर्टी। yes or no? पहले पैराबोला के लिए डिट्टो, yes or no? देखा? चलो ये चारों प्रॉपर्टी नोटबुक तक पहुंचा दो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। चलो अब लिखते हैं क्वेश्चंस। अब अगला टॉपिक नॉर्मल है, बिल्कुल सही लिखा है तुमने, तुम्हें याद हो गया नॉर्मल किसके बाद कौन सा टॉपिक है। लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले। लिखो, क्वेश्चंस लिखते रहो, साथ साथ मैं बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लिखो, इफ PSQ is a focal chord of the ellipse, if PSQ is focal chord of the ellipse, if PSQ is focal chord of the ellipse, 16x square plus 25y square equals to 400. 16x square plus 25y square equals to 400, such that SP equals to 8. Then find SQ. If PSQ is a focal chord of ellipse this, SP 8 दिया हुआ है, find SQ। पहला क्वेश्चन। Second, the ratio of triangle inscribed in the ellipse, the ratio of triangle inscribed in the ellipse and the triangle formed by, फिर से बोल रहा हूँ, the ratio of the triangle inscribed in the ellipse and the triangle formed by the corresponding points on auxiliary circle, and the triangle formed by the corresponding points on auxiliary circle is 0.5. The ratio of triangle inscribed in the ellipse and the area of triangle formed by the corresponding points on auxiliary circle is 0.5. Find eccentricity of ellipse. Next लिखो, find the equation of tangents. Find the equation of tangents drawn from the point 2, 3. Find equation of tangents drawn from the point 2, 3 to the ellipse. Drawn from the point 2, 3 to the ellipse. 9x square plus 16y square equals to 144. Find the equation of tangents drawn from the point 2, 3 to the ellipse. 9x square plus 16y square equals to 144. Next लिखो, if x by a plus y by b equals to root 2. If x by a plus y by b equals to root 2 touches the ellipse. If x by a plus y by b equals to root 2 touches the ellipse, x square by a square
plus y square by b square equals to 1 touches the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. Then find the eccentric angle of point of contact. Then find the eccentric angle of point of contact. Then find the eccentric angle of point of contact. Next, if the line 3x plus 4y is equals to root 7, if the line 3x plus 4y is equals to root 7 touches the ellipse, if the line 3x plus 4y is equal to root 7 touches the ellipse 3x square plus 4y square equals to 1, touches the ellipse 3x square plus 4y square equals to 1, find the point of contact. Find the point of contact. Sixth लिखो next. An ellipse passes through the point 4 comma minus 1. An ellipse passes through the point 4 comma minus 1. An ellipse passes through the point 4 comma minus 1 and touches the line x plus 4y minus 10 equals to 0. And touches the line x plus 4y minus 10 equals to 0. Find equation of ellipse. Find equation of ellipse. Next लिखो. Find the angle between the pair of tangents. Find the angle between the pair of tangents drawn from the point 1 comma 2. Find the angle between the pair of tangents drawn from the point 1 comma 2 to the ellipse 3x square plus 2y square equals to 5. Find the angle between the pair of tangents from the point 1 comma 2 to the ellipse 3x square plus 2y square equals to 5. एंगल बताना है इनके बीच में. ये 7 क्वेश्चन तुम्हें करने. हाँ हाँ बहुत है. रुक गया भाई, रुक गया. ये 7 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं प्लस एक टॉपिक करना है डायरेक्टर सर्कल. याद है डायरेक्टर सर्कल क्या होता था? डायरेक्टर सर्कल याद है क्या होता था? सर्कल में पढ़ा था, ये पैराबोला में नहीं आया था. सर्कल में पढ़ा था √2 टाइम्स रेडियस वाला. हाँ वही सेम. लेकिन उसकी डेफिनेशन से तुम्हें एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल को डिराइव करना. ये 7 क्वेश्चन है प्लस ये एक टॉपिक है. तुम्हें डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स डिराइव करना है उसके मतलब बेसिक डेफिनेशन से, जैसे हमने सर्कल में किया. पैराबोला का कोई डायरेक्टर सर्कल होता नहीं, उसमें डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिक्स बन जाता है. ये तुम्हारा काम है आज का. एलिप्स के लिए तुम्हें स्टैंडर्ड एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इस एलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल क्या होगा ये निकाल के देना. इतनी बात समझ गए भाई? ये सुनो.
चलो यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे। वेंसडे को टेस्ट है, उसकी तैयारी कर लेना, टॉपिक ऑलरेडी डाल दिया है ग्रुप में।